आज हम लोग फिजिक्स की क्लास को शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों ने संविधान को एक एक बिंदुओं को हमने गहराइयों से समझते हुए शुरू किया है, उसी तरीके से हम लोग आज साइंस में जो पहला सेक्शन है फिजिक्स, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है तरंग, वेव। तो आज हम लोग शुरू किसको करेंगे? तरंग को। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग साइंस हो या आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके जितने भी आयाम हैं आज तक, ऐसे कितने, मान लीजिए अगर ये तरंग है तो तरंग के हमको कितना डायमेंशन कवर करना पड़ेगा ताकि मेरे सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो हम लोग उसी के दिशा में आगे बढ़ते हुए पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तरंग किसे कहते हैं, वेव किसे कहते हैं। तो देखिए, तरंग एक प्रकार की क्या है, बनावट है। तरंग क्या है? एक प्रकार की बनावट है। यानी कि तरंग किसी माध्यम में, अगर इसको समझने के लिए समझते हैं तो जैसे ये देखते हैं कि ये है पानी। अगर आप पानी में अगर पत्थर मारते होंगे आप, तो पत्थर मारिएगा तो देखिएगा कि कुछ इस टाइप का एक आकृति बनता हुआ दिखाई देगा। इस टाइप का क्या होगा, आकृति बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप रस्सी पकड़ लीजिए एक छोर पे रस्सी को बांध दीजिए और एक छोर पे हाथ से पकड़ के हिलाइए, तो रस्सी को अगर आप देखेंगे तो रस्सी कुछ ऐसा 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 प्रतीत होगा, है ना। रस्सी कुछ ऐसा आपको अप एंड डाउन में प्रतीत होगा। तो ये जो बन रहा है ये तरंग ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है? तरंग बन रहा है। तो तरंग बनने के लिए क्या है कि उसमें विक्षोभ होना जरूरी है। विक्षोभ होने का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस होना बहुत जरूरी है। तो तरंग के लिए शर्तें क्या है कि डिस्टरबेंस होना जरूरी है। तो देखिए, अगर तरंग की हम लोग अगर परिभाषा देखें तो तरंग किसी माध्यम में, तरंग किसी माध्यम में विक्षोभ से बनी एक क्या है, बनावट है। तरंग किसी माध्यम में विक्षोभ से बनी एक बनावट है जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। दूसरे बिंदु तक ले जाता है। तो तरंग हम लोगों ने देखा क्या कि किसी भी माध्यम में डिस्टरबेंस, अब डिस्टरबेंस करने के तरीके बहुत सारे हो जाता है ना। डिस्टरबेंस के तरीके बहुत है। शोर से भी डिस्टर्ब होता है, अगर फोर्स लगाएंगे किसी पे, पत्थर मारेंगे तो भी डिस्टर्ब होता है ना। रस्सी को अगर उसमें हिला दिए, है ना, उसके स्थान से क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। अगर हम किसी रस्सी को हिला दे रहे हैं तो उसको क्या कर दें, रस्सी ऐसे 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 जा रही है ना, तो वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो तरंग है एक्चुअली में क्या, तो किसी माध्यम में विक्षोभ, है ना, किसी माध्यम में विक्षोभ से बनी, है ना। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या कह रहा है, तरंग क्या है, किसी माध्यम। तो एक तो टर्म यहाँ पे आ गया
कि मीडियम होना चाहिए। क्या हो गया? मीडियम। किसी माध्यम में विक्षोभ, विक्षोभ मतलब हो गया डिस्टरबेंस, एक हो गया डिस्टरबेंस, बनी एक बनावट है। क्या है? बनावट है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है जो ऊर्जा को एक बिंदु से, यानी कि ये एनर्जी है, एक बिंदु से, है ना, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये तरंग की परिभाषा से हमको समझ में क्या आया कि जहां भी तरंग होगा वहां पे क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो एक बात तो हो गया कि जहां पे भी तरंग होगा वहां पे क्या होगा? ऊर्जा होगा। अब बात हो गई कि तरंग डिस्टरबेंस से बनेगा। तरंग जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? डिस्टरबेंस से बनेगा, विक्षोभ से बनेगा। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो है माध्यम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे तरंग के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन जब इसी का हम अपवाद जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक नॉन मैकेनिकल वेव भी होता है, यानी कि एक ऐसे तरंग भी होता है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी चल सकता है। क्या हो सकता है? वह निर्वात में भी चल सकता है। तो ये हमको परिभाषा से दो चीजें सीख मिली। क्या? कि लगता है कि तरंगों का स्वरूप अलग अलग है ना, और उसके गुण भी अलग अलग है। तो इसी स्वरूप और गुण के आधार पे तरंगों को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो देखिए, तरंग हो गया, तरंग को अगर हम बांटेंगे तो एक हो जाता है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक तरंग। एक कौन सा हो गया? यांत्रिक तरंग। और एक हो गया अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग। हमने बताया कि तरंग किसी माध्यम में विक्षोभ से बनी एक बनावट है जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो माध्यम के साथ चलेगा तरंग, जो माध्यम के द्वारा जो तरंग चलेगा उसमें ऊर्जा भी रहेगा और माध्यम की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं, है ना, यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिस तरंग के गमन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, गमन के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। गमन के लिए क्या चाहिए? गमन के लिए माध्यम चाहिए। तो यानी कि जिस भी तरंग के गमन के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह स्थान तक जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए यदि माध्यम की आवश्यकता है तो वैसे तरंग को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंग कहेंगे। अब दूसरा हो गया अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग का मतलब क्या हो गया कि इसे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे गमन के लिए, है ना, आने जाने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो यह क्या होगा? निर्वात में भी चल सकता है। क्या हो सकता है? निर्वात में भी चल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है। अब ये जो हो गया माध्यम के आवश्यकता के आधार पे, ये आधार क्या था? तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पे ये जो हम तरंगों का बंटवारा किए थे, माध्यम की आवश्यकता के आधार पे, कि मतलब कौन सा तरंग कैसा गुण दिखाता है ना, और किस माध्यम में जाता है। तो ये जो हो गया माध्यम की आवश्यकता के आधार पे। तो आधार क्या है? माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये अगर माध्यम की जरूरत पड़ती है तो यांत्रिक तरंग हो गया, और अगर माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या हो गया? अयांत्रिक तरंग हो गया। क्या हो गया? अयांत्रिक तरंग हो गया। अब जब ये माध्यम की भी जरूरत है
तो माध्यम में हम देखते हैं कि माध्यम में भी तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक जो हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ का अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है एक अनुदैर्घ्य, क्या हो जाता है अनुदैर्घ्य, एक हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग। तो ये जो हम बांटे हैं तरंग और कण की गति, है ना, तरंग और कण की गति के दिशा के आधार पे, तरंग और कण की गति के दिशा के आधार पे अगर हम बांटेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक को कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग और एक को कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो अब देखते हैं कि तरंग की कण की गति के दिशा के अनुसार, तरंग की कण की गति की दिशा के अनुसार, तो ये हो गया तरंग के कण की गति की दिशा के अनुसार। ध्यान से समझिएगा क्योंकि साइंस में हर एक चीज के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक से पढ़ेंगे तो किसी भी चीज को रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, तरंग के बारे में जानना है कि तरंग क्या है। तो हमने देखा कि तरंग की अगर परिभाषा पे जाते हैं तो तरंग किसी माध्यम में विक्षोभ से बनी एक बनावट है जो ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाता है। तो हम समझ गए यहाँ से कि तरंग के लिए माध्यम की भी जरूरत है और माध्यम में क्या होगा, माध्यम में ही तो डिस्टरबेंस होगा। अब ये माध्यम क्या होता है, तो अगर सिंपल सी आपको समझना है तो माध्यम को अगर हम समझे, अगर सिंपल सी भाषा में, तो ये जो ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस, इसी को हम क्या समझ सकते हैं, अभी समझिए कि इसको क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। तो यानी कि ठोस द्रव और गैस तीन में अगर जा रहा है, कोई ठोस में जाता है, कोई द्रव में जाता है, कोई ठोस में नहीं, कोई द्रव में नहीं, तो हम इसको समझेंगे आगे बढ़िया से कि कौन सा तरंग की क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये किसी माध्यम में विक्षोभ से बनी एक बनावट है। तो तरंग के बारे में हमको पता चल गया और इसी परिभाषा से हमको पता चल गया कि माध्यम जरूरी है तरंग के लिए, क्योंकि माध्यम में विक्षोभ बनेगा तभी तो तरंग की उत्पत्ति होगी। तो जब माध्यम में तरंग की उत्पत्ति हो रही है तो यानी कि एक ऐसे तरंग होंगे जिसके गमन के लिए क्या होगा, माध्यम की आवश्यकता होगी। अब देखिए दूसरा चीज हमने बताया कि माध्यम की आवश्यकता अगर हो रही है तो वहां पे तरंगों को बांट देते हैं कि एक हो जाती है यांत्रिक तरंगे और एक हो जाती है अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। उसके बाद तरंग की गति की दिशा के अनुसार, है ना, तरंग की गति के दिशा के अनुसार, है ना। तो अब जैसे समझते हैं इसको कि देखिए अगर हम तरंग समझ रहे हैं, अगर हम तरंग समझ रहे हैं तो देखिए तरंग जो होता है, इसको मिटाते हैं हम थोड़ा, तरंग की परिभाषा मैंने बता दिया, है ना। तरंग की परिभाषा के बाद हम लोग माध्यम के हिसाब से, है ना, कि माध्यम की आवश्यकता के हिसाब से माध्यम की आवश्यकता या जरूरत के हिसाब से माध्यम के आवश्यकता के अनुसार, माध्यम की आवश्यकता के अनुसार तरंग जो हो गया कौन सा हो गया, दो हो गया, एक हो गया यांत्रिक और एक हो गया अयांत्रिक। अब इसी यांत्रिक तरंग को, तो इसमें क्या हो गया कि इसका शर्त क्या होता है यांत्रिक तरंग के, कि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, गमन के लिए यानी कि जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।
तो माध्यम जरूरी। तो गमन के लिए माध्यम जरूरी है। तो यांत्रिक तरंग को हम लोग अगर देखें, ये तो हो गया कि माध्यम के अनुसार हो गया कि माध्यम जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंग हो जाएगा। अब हम लोग यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटते हैं। अब ये जो बांटते हैं हम कि तरंग और कण की दिशा के अनुसार, तो इस पॉइंट को समझिए। ये क्या है, ये आंतरिक तरंग है, तो इसके लिए माध्यम चाहिए। तो मैंने माध्यम अभी बताया कि अभी हम लोग समझने के लिए मानते हैं कि एक हो गया ठोस माध्यम, द्रव माध्यम या गैस माध्यम, हम लोग मान के चलते हैं। तो ये जितने भी जो माध्यम हैं उसके क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, कण होंगे। और मैंने क्या बताया था कि जो कणों में वाइब्रेशन होता है, उसी वाइब्रेशन यानी कि उसी डिस्टर्बेंस से क्या बनता है, तरंग बनता है। तो जब इसमें क्या होगा, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो इससे जो तरंग बनेंगे, इससे क्या होगा, तरंग बनेगा। तो तरंग की भी एक दिशा होगी और इसके जो कंपन हो रहेंगे, कंपन की भी एक दिशा होगी। तो कंपन और कंपन से बने तरंग के दिशा के अनुसार, है ना, अगर देखें तो जो होता है तरंग दो प्रकार का होता है। तो एक हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग, एक हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग और एक हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। एक हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब अनुप्रस्थ तरंग की गुण क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता क्या होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता होती है कि माध्यम के जो कण होते हैं और तरंग, माध्यम के कण की गति और तरंग की गति दोनों जो होते हैं लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो लंबवत होने का मतलब क्या होता है कि वह श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग आकृति से समझते हैं कि ये अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये जो हो गया माध्यम हो गया, ये हम लोग क्या मान के चलते हैं, माध्यम हो गया। और इस माध्यम से अगर अनुप्रस्थ तरंग बन रहा होगा तो अनुप्रस्थ तरंग अप और डाउन के रूप में बढ़ता है, अप और डाउन के रूप में बढ़ता है। तो देखिए एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर इस तरीके से क्या होगा, नीचे आएगा। तो हम अगर देख सकते हैं तो देखिए ये जो है ये माध्यम के कण की गति है। ये क्या है, माध्यम के कण की गति है। माध्यम के कण ये जो है, ये कौन है, माध्यम के कण है। तो माध्यम के कण ये गति कर रहे हैं और ये माध्यम के कण की गति के कारण अप डाउन के कारण क्या हो रहा है, तरंग की उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो तरंग बना, इस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो देखिए तो माध्यम की कण की गति इधर है और अगर माध्यम के कण की गति किधर है, इधर है, और जो तरंग बन रहा है तो तरंग या तो ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, या तो ऊपर जा रहा है, अब इधर देख रहे हैं तो या तो नीचे आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दोनों के सापेक्ष अगर हम एंगल देखें तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इसीलिए इस तरंग को क्या कहते हैं हम, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो एक गुण और हो गया कि अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग है जिसके कण के गति और माध्यम की गति जो होता है 90 डिग्री के कोण पे होता है, यानी कि लंबवत गति करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं। अब ये यहाँ से आगे तक मान लीजिए जहाँ तक जाना होगा, यहाँ से ऐसे ही ये
अब देखिए ये ऐसे ही ऐसे जाएंगे, यानी कि अप डाउन करके ये आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें जो भी ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, मैंने बताया है कि तरंग से क्या होता है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लेके चलना है तो आप देखिएगा कि ये रस्सी थी, ये जो है ये मान लेते हैं कि ये रस्सी थी, क्या थी ये रस्सी थी। इस रस्सी को हमने यहां दीवार में एक खूंटा बांधकर और हाथ में इसको पकड़ लिया, क्या किया, हाथ में पकड़ लिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, ऐसे एक बार हिलाते हैं। जब एक बार हम रस्सी को हिलाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि रस्सी जो है कुछ ऐसे 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 बढ़ रही है आगे, है ना। क्या देखेंगे आप कि ऐसे ऐसे ये हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपने ताकत यहाँ पे लगाया होगा, है ना, रस्सी को अगर ऐसे किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा था, कंपन हो रहा था, ये वाइब्रेशन को आप यहाँ पे भी महसूस करेंगे। क्या करेंगे, महसूस करेंगे। तो आप खुद सोचिए तो कि वाइब्रेशन यानी कि एनर्जी तो हम यहाँ दिए थे, लेकिन एनर्जी आप लास्ट में देखेंगे कि कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो क्या रस्सी का जो ये छोर था, ये छोर यहाँ आ गया? तो नहीं, रस्सी का ये जो छोर था इसी बिंदु पे था, और वो अगला बिंदु जो है वो भी अपने नियत स्थान पे ही था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो तरंग बना, लहर बना, लहर जो है इस एनर्जी को एक बिंदु से लेकर इस बिंदु तक आ गई। तो हम क्या समझ गए कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, जब एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है तो क्या उसके कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? तो कण नहीं जाते हैं। 4 ऑप्शन अगर दे देगा कि अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता क्या है, अगर मान लीजिए ऑप्शन पहला रहेगा कि अनुप्रस्थ तरंगों में कण की गति जो है अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, दूसरा होगा कि अनुप्रस्थ तरंग में ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तीसरा ऑप्शन रहेगा कि नहीं उसके कण जो होते हैं अपने नियत स्थान पे ही वाइब्रेट करते हैं, वो अगले बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं, और चौथा ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको उनमें से सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि अनुप्रस्थ तरंग के कण जो होते हैं वो एक नियत स्थान पे ही अप डाउन करते हैं, और अप डाउन करने से एक लहर बनता है, एक तरंग बनता है ना। उस तरंग से पहले विक्षोभ बनता है, और उस विक्षोभ से क्या बन जाता है, तरंग बन जाता है, और वह जो है एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह एनर्जी चला जाता है। तो बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है। तो आप देख लिए कि अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, जो गति कैसे करते हो, लंबवत रूप से गति करते हो। तो ये हमने देख लिया। अब इस तरंग से जो संबंधित कुछ रिलेटेड टर्म है ना, इससे संबंधित कुछ टर्म है, उस टर्म के बारे में समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग अब अनुदैर्ध्य तरंग है उसकी विशेषता देख लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग की एक विशेषता क्या होती है कि ये जो है समानांतर गति करता है। समानांतर गति करने का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे माध्यम का कण हो गया, है ना, ये माध्यम का कण हो गया, और अगर यहाँ से ये तरंग बन रहा है तो ये माध्यम का कण भी ऐसे गति करेगा और तरंग भी ऐसे गति करेगा, फिर माध्यम का कण ऐसे गति करेगा, तरंग गति ऐसे करेगा, माध्यम का कण ऐसे गति करेगा और तरंग गति करेगा, माध्यम के कण तरंग। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल गति कर रहे हैं कि नहीं, दोनों देखिए। तो ये अप डाउन कर रहा है, तो ये भी अप डाउन कर रहा है ना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग गति कैसे करते हैं, समानांतर रूप से आगे बढ़ते हैं। अगर जीता जाता उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप अपने रिकॉर्डिंग सेक्शन में रिकॉर्डिंग करके उस वॉइस की चित्र जो होगा उसको देखिएगा, तो उसमें साफ समझ में आएगा कि एक धारी ऐसे बना रहेगा और धारी आगे बढ़ता जाएगा और आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर 1 मिनट का आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप देखिएगा कि 1 मिनट आगे कैसे बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें अब खासियत क्या होती है कि आप देख रहे होंगे कि यह जो है कंप्रेशन है ना, यानी कि यह एक तरीके से दबाव महसूस करता है फिर हट जाता है, दबाव महसूस करता है और फिर तो संपीड़न और विरलतन के रूप में आगे बढ़ता है। संपीड़न का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे दबाव महसूस करेगा और फिर आगे हो जाएगा, आगे होगा तो आगे बढ़ेगा, फिर से ऐसे दबाव महसूस करेगा और फिर आगे फैल जाएगा, फिर से दबाव महसूस करेगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि दबाव
फैलेगा, दबेगा, फैलेगा, दबेगा, फैलेगा। तो इस रूप में यह गति करते हैं। कौन गति करते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। तो अगर अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण देखना है तो मैंने एक बताया कि मोबाइल के रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि आप अगर स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप स्प्रिंग को देखिएगा, अगर आप स्प्रिंग को खींचिएगा, ऐसे स्प्रिंग को क्या कीजिएगा, अगर खींच देते हैं आप, तो आप वहां पे देखिएगा कि वो जो क्या है, इसी में वाइब्रेशन होगा और एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, हमको ध्यान रखने वाली बातें क्या थी कि अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें माध्यम के कण और तरंग के कण जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग अगर कहेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण और तरंग दोनों की जो दिशा होती है वह समानांतर होती है और समानांतर रूप से क्या करते हैं, आगे दोनों बढ़ते जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने समझ लिया कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अब जो तरंग से रिलेटेड कुछ टर्म है, मैं उस टर्म के बारे में बताता हूं क्योंकि बहुत जरूरी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तरंग हम लोगों ने बता दिया। अब तरंग जो होता है, ये जो तरंग है तो ये जो होता है, ये जो है माध्यम के कण है, माध्यम के कण है। ये जो बना आकृति है यही क्या है, तरंग बना है। तो जो ऊपर वाला स्थान है, ये जो ऊपर वाला स्थान है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रृंग बोलते हैं। जो ऊंचाई दिख रहा है, ये लाइन के ऊपर जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। और इस लाइन के नीचे तरफ जो दिखेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो ये लाइन के ऊपर जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, श्रृंग, और ये लाइन के नीचे जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, गर्त। तो ये जो तरंग का स्वरूप है, कौन सा तरंग का है, अगर उदाहरण देखें तो ये जो है अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग ही तो 90 डिग्री के कोण पे आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग के देख रहे हैं हम कि अनुप्रस्थ तरंग जब आगे बढ़ रहा है तो वह श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। यहाँ श्रृंग बनाया, गर्त बनाया, श्रृंग बनाया, गर्त बनाया, श्रृंग बनाया, गर्त बनाया, और आगे यह बढ़ता जाएगा। अब देखिए, ये जो माध्यम के कण है ना, तो ये जो माध्यम के कण है, यहाँ ये जो माध्य स्थिति है ना, इसका जो मीन पोजीशन है, तो यहाँ से जितना ऊपर यह या नीचे है ना, जितनी महत्तम विस्थापित होता है, विस्थापित होने का मतलब होता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से जितनी दूर आगे बढ़ता है, या तो ऊपर में या नीचे में, कहने का मतलब या तो श्रृंग में या गर्त में, श्रृंग में या गर्त में जितनी महत्तम दूरी तक वह जाता है, तो यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने को हम दूरी भी कहते हैं और विस्थापन भी कहते हैं। तो विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ से इसको जाना होगा, यहाँ से इसको जाना होगा, ये बिंदु है, ये बिंदु से अगर इस बिंदु तक जाना होगा तो हम विस्थापन इसलिए कह रहे हैं कि अगर दूरी कहेंगे तो हो सकता है कि तरंग ऐसे 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 करके यहाँ गई हो, लेकिन तरंग ऐसे तो जा नहीं रही है, तरंग सीधा जा रही है ना। तो तरंग जब सीधा जा रही है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन इसलिए कि विस्थापन जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दो बिंदुओं के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो देखिए, ये जो माध्य स्थान है, इसके माध्य स्थान से जितनी ऊंचाई यह या तो श्रृंग के रूप में या गर्त के रूप में यह जो हासिल करता है, इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
आयाम कहते हैं। तो ये जितना जा रहा है ऊपर या नीचे, इसको क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अगर आप जब पढ़ेंगे तो ध्वनि के जब विशेषता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ध्वनि का जो प्रबलता होता है, यानी कि ज़्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा, उसको क्या बोलते हैं? प्राबलता होता है। तो ध्वनि का प्राबलता यानी कि इंटेंसिटी, जिसको आई से हम डिनोट करते हैं। तो अगर ये जो आयाम है, अगर हम आयाम को सूचित करें ये से सूचित करते हैं, क्योंकि जो आयाम है, ये जो आयाम हम बोले कि माध्य स्थान से जितना दूर ऊपर या नीचे जाता है उसको क्या बोलते हैं? आयाम। तो ये क्या हो गया? आयाम हो गया। तो जो इंटेंसिटी होता है वो आयाम के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि बड़े प्रकार के जो आयाम होते हैं उससे जो ध्वनि निकलता है वह बहुत तीव्र होता है, बहुत शोर होता है उससे, और जो छोटे आयाम होते हैं वहाँ से जो ध्वनि बनेगा वह कम सुनाई देता है। तो ये क्या हो गया? आयाम हो गया। दूसरी चीज, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया। तो यहाँ एक श्रृंग बन रहा है, एक श्रृंग यहाँ बन रहा है ना, एक गर्त यहाँ बन रहा है, एक गर्त यहाँ बन रहा है। तो तरंग है तो अनगिनत श्रृंग और अनगिनत तरंग बनेंगे, अनगिनत श्रृंग और गर्त बनेंगे। तो ये हो गया श्रृंग और ये हो गया गर्त। ये श्रृंग और ये गर्त। तो अगर दो श्रृंग है ना, दो श्रृंग, तो ये हो गया दो श्रृंगों के बीच के जो दूरी होता है, ये जो दो श्रृंग है ना, अगर हम श्रृंग को इस बिंदु मान लेते हैं और यहाँ ये बिंदु मान लेते हैं, तो दोनों के बीच जो दूरी होगा, ये दो श्रृंग हो गया। गर्त एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। तो देखिए ऊपर में हो गया दो श्रृंग के बीच की दूरी, श्रृंग और श्रृंग, गर्त और गर्त। तो दो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं हम? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और इसको सूचित किससे किया जाता है? तो इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से सूचित किया जाता है। अब देखिए तो यह क्या है? दो स्थानों के बीच की दूरी ही तो है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, एमएम होता है, मिलीमीटर। तो यानी कि अगर एसआई मात्रक पे जाएंगे तो एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक जो होता है दूरी का वह मीटर होता है। तो यानी कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम एक अलग इकाई में बदल देंगे तो इसको कहते हैं, जो चूंकि तरंग दैर्घ्य जो होता है छोटी दूरी होता है, तो बहुत छोटी दूरी मापना है तो उसको मीटर में मापेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए उसको क्या कह दिया जाता है? एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो यह इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है ना, एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब जो होता है कि देखिए हम लोगों ने आयाम को समझा, तरंग दैर्घ्य को समझा, तरंग भी समझा, तरंग दैर्घ्य को समझा, तरंग दैर्घ्य को समझा। अब एक होता है आवर्तकाल, एक होता है आवृत्ति, और एक जो होता है वो होता है तरंग वेग, यानी कि तरंग वेग, तरंग की गति, तरंग की स्पीड। तो हम लोगों ने आयाम को समझा, तरंग को समझा, तरंग दैर्घ्य को समझा। अब हम लोग आवर्तकल पे आते हैं। क्या? आवर्तकल।
तो यानी कि इसका जो है आवर्तकाल किस क्या होता है, तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो भी समय लग रहा है उसको क्या हम बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। तो तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। अब देखिए ये आवर्तकाल हो गया। अब आवृत्ति किसे कहेंगे, तो एक सेकेंड में ये जो तरंग के कण हैं वह कितना वाइब्रेशन करता है। मैंने इसीलिए तो पहले बताया कि तरंग जो उत्पन्न होता है वह माध्यम के जो कण होते हैं उनके वाइब्रेशन से क्या होता है, डिस्टर्ब क्रिएट होता है ना, विक्षोभ क्रिएट होता है, और विक्षोभ बनता है तो उसी विक्षोभ से क्या बनते हैं, तरंग बनते हैं। तो तरंग के निर्माण के लिए माध्यम के कणों के बीच क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। तो कंपन होगा तो कितना कंपन हो रहा है, कंपन को मापने के लिए तो यानी कि एक सेकंड में जितना कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। तो अगर हमको निकालना है तो मानते हैं हम कि n कंपन करने के लिए t समय लगता है, n कंपन करने के लिए, n कंपन करने के लिए कि मैंने मान लीजिए हैं कि 1 2 4 नहीं, n कंपन करता है। तो n कंपन करने के लिए अगर t समय लगता है, n कंपन करने के लिए अगर t समय लगता है तो एक कंपन में कितना समय लगेगा, n कंपन में t समय लगता है तो एक कंपन में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा t/n। क्या हो जाएगा, t/n। लेकिन अगर एक समीकरण और बनाए हम, ध्यान रखिएगा, एक समीकरण और बनाते हैं। एक समीकरण कौन बनाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि t सेकेंड में, है ना, t सेकेंड में क्या करता है, n कंपन करना है। t सेकेंड में कितना कंपन करता है, n बार कंपन होता है। तो यानी कि t सेकेंड में n बार क्या होता है, वह कंपन करता है। तो हमको निकालना है कि एक सेकेंड में, हमको तो एक कंपन की तो निकालना नहीं था, एक कंपन का अगर निकालेंगे तो एक कंपन का तो अभी निकाल के भी बताएंगे कि फार्मूला क्या होगा, लेकिन हमको तो निकालना है कि एक सेकेंड में कितना कंपन होगा। तो t सेकेंड में n बार कंपन होता है, तो एक सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा n/t। और n क्या है, एक प्रकार का नंबर है, तो यानी कि संख्या का कोई मात्रक तो होता नहीं, और t क्या है, टाइम है। तो t जब टाइम है तो यानी कि 1/सेकेंड हम कर सकते हैं ना, तो 1/सेकेंड क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम आवृत्ति बोलते हैं। तो यानी कि प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, हम आवृत्ति बोलते हैं। तो ये भी हो गया, आवृत्ति भी हो गया, आवर्तकाल हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया, तरंग हो गया और आयाम हो गया। अब हम लोग तरंग वेग के बारे में जानते हैं। तो तरंग वेग क्या होता है, तो देखिए अब जो है तरंग वेग यानी कि तरंग की चाल, तरंग की चाल। तो तरंग की चाल में अगर हम देखेंगे तो तरंग की चाल को v से सूचित करते हैं, और v बराबर होता है म्यू इंटू लेमडा, है ना, इसको बोलते हैं आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तो ये क्या हो गया, तरंग की चाल, है ना, ये चाल बराबर क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो हम लोगों ने आवृत्ति को समझ ही लिया, तरंग दैर्घ्य को समझ ही लिया, चाल बराबर हो गया आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। अब देखिए
अब हम लोग जो इससे संबंधित पद था उसको समझ लिए, तो हम लोग विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक बार 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि तरंग किसे कहते हैं। तो तरंग किसे कहते हैं उसके लिए हमने बताया कि किसी माध्यम में क्या हो, वाइब्रेशन हो, है ना, वाइब्रेशन हो, और यानी कंपन हो, और कंपन से क्या होगा कि वह जो है वस्तु अपने आप में क्या हो जाएगा, विक्षोभित हो जाएगा, यानी कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उस डिस्टर्बेंस से क्या होगा, विक्षोभ से क्या बनेगा, तरंग बनेगा। और तरंग बनेगा तो वह एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चला जाएगा, ऊर्जा को क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चला जाएगा। तो अब सोचिए कि हमने बताया कि माध्यम के कण क्या करते हो, कंपन करते हो। तो उस बात से हमको समझ में आया कि तरंग जो होता है, लगता है कि माध्यम में भी उत्पन्न होता है। नहीं, तरंग जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक मैकेनिकल तरंग होता है और एक नॉन मैकेनिकल तरंग होता है। मैकेनिकल तरंग जो होता है केवल और केवल माध्यम में, यानी कि माध्यम में ही उत्पन्न होता है। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक तरंग होते हैं वह जो है निर्वात में भी उत्पन्न हो जाता है। अब इसका जीता जाता अगर उदाहरण आपको देखना है तो आप विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सूर्य से होती है। सूर्य क्या देता है, तो रोशनी देता है, प्रकाश देता है। तो अगर हम लोग प्रकाश के प्रॉपर्टीज को बढ़िया से समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सूर्य से ही आ रहा है। तो सूर्य से क्या क्या आ रहा है, प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए तरंग को हमने बताया कि तरंग जो हो गया, एक हो गया यांत्रिक तरंग, एक हो गया अयांत्रिक तरंग। एक हो गया अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को हमने बताया कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब जो अयांत्रिक तरंग है, मैंने अभी बताया कि वैसे तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, वह निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। अब सोचिए तो कि क्या प्रकाश को आने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है? अगर माध्यम की जरूरत होती है तो सूर्य हमसे कितना दूरी पे है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक वैक्यूम है ना, निर्वात है। तो निर्वात से भी होकर प्रकाश पृथ्वी पे आती है, तभी तो पृथ्वी को प्रकाशित करती है, तभी तो हमको एनर्जी की महसूस होती है। तो इस बात से अब सोचिए कि अगर हम लोग धूप में रहते हैं तो हम लोग को क्या होती है, गर्मी महसूस होती है, यानी कि उष्मा महसूस होती है। तो यानी कि उष्मा ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। तो इस बात से भी पता चलता है कि तरंग जो है अपने साथ क्या लेके आते हैं, ऊर्जा लेके आते हैं। तो क्या सूर्य पृथ्वी पे आ जाता है? सूर्य अगर मान लीजिए, सूर्य से अगर एक मान लेते हैं, सूर्य एक कण है, ठीक है ना, तो क्या सूर्य से ऊर्जा आ जाता है, सूर्य चल के पृथ्वी पे आ जाता है? नहीं ना। तो सूर्य के जो गुण हैं, जो ऊष्मा वह बनाता है, उस ऊष्मा को कौन लेके आता है, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग। और यही विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश जो है पृथ्वी पे क्या करते हैं, अपने साथ ताप लेके आते हैं। ताप एक ऊर्जा का रूप ही तो है। तो देखिए हम जो हैं एक पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग और एक पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंग और एक पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंग। अब जब अयांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो अयांत्रिक तरंग में हम पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश, यानी कि लाइट, है ना। अगर इस लाइट को अगर हम बहुत अच्छे से सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है ना, फिर उसके बाद दर्पण, लेंस, है ना, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, तो ये सब के बारे में बहुत अच्छे से अगर हम स्टडी करते हैं तो ये जो होता है ऑप्टिक्स होता है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी में हम लोग चर्चा करेंगे तो एक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब कि रे ऑप्टिक्स में क्या हम पढ़ते हैं कि सूर्य के किरण के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और एक पढ़ेंगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि तरंग के रूप में क्या क्या
प्रभाव हम पे छोड़ रहा है प्रकाश, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, वेव ऑप्टिक्स। तो ये प्रकाश में पढ़ेंगे। दूसरी चीज जब यांत्रिक अयांत्रिक पढ़ेंगे तब दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अयांत्रिक तरंग के बारे में जहाँ पढ़ रहे होंगे तो ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो एक पूरी श्रृंखला है ना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, है ना, विजुअल वेव रे, तो इसके बारे में पढ़े, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, तो इसके बारे में सारे जितने भी तरंग है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके बारे में एक एक तरंग के बारे में ऐसा कोई भी डायमेंशन, कोई भी आयाम छोड़ेंगे नहीं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऐसा देख के लगे कि हमको नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे। ये जब अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताया आपको क्या, कि जो तरंग के जो दिशा होता है और कण के जो दिशा होता है दोनों 90 डिग्री पे होता है। ये जब हम अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पढ़ेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे सॉलिड उदाहरण जो होता है ना, उदाहरण तो बहुत है लेकिन हमको जो सिलेबस में पढ़ना है तो यहीं पे हम लोग इसी अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे। अब जब हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे तो चूंकि ध्वनि के जो होता है, ध्वनि एक क्या है, तरंग ही है, तो ध्वनि के जो प्रकार हैं, है ना, आवृत्ति के हिसाब से पराश्रव्य, अश्रव्य, है ना, पराश्रव्य, अश्रव्य, श्रव्य, तो श्रव्य किसे कहते हैं, पराश्रव्य किसे कहते हैं, अश्रव्य किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ध्वनि के जो मुख्य प्रॉपर्टी जो होता है कि प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, है ना, अनुनाद। उसके बाद हम लोग ध्वनि पे पढ़ेंगे कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, घनत्व हो गया, जड़त्व हो गया, है ना। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जब सॉलिड पढ़ लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वेव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज के बारे में हम लोगों को जो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था उतना मैंने दे दिया है, इतना कंप्लीट करिए और उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में आगे की कक्षाएं करेंगे।